हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष मैथ। मैं फिर से आप सभी को अ, मेरी चैनल में स्वागत करता हूँ। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में प्राइम नंबर के बारे में बहुत सारे अच्छे से काम किए थे, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर उनमें से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके भी आपका क्वेश्चन, आपका क्वेरी हमको आप बता सकते हो। ठीक है। और आज मेरे ये जो नंबर थ्योरी का मेरी लास्ट क्लास है। ठीक है। ये लास्ट क्लास नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वो आज मैं सारा आ, करके हमारी जो एनालिसिस पे हम थोड़ा काम करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे। ठीक है। ये नंबर थ्योरी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास फॉर्मेट थ्योरम है, और हमारे पास डाइफोंटानियस थ्योरम है, और हमारे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। उसके ऊपर तो क्वेश्चन हमेशा, एक क्वेश्चन तो हमेशा पार्ट बी में आते ही आते हैं। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मैंने बहुत सारे काम किए, और उसके ऊपर जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, आठ आठ सात आठ वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस के ऊपर आपका कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए आज मेरी जो ये लास्ट लेक्चर, इसके ऊपर मैं कहता हूँ, ये उसका मतलब ये नहीं कि हमारी नंबर थ्योरी ख़त्म हो गया, नहीं। ठीक है। लेकिन एनालिसिस में जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है। वो चीज़ हमको आना ही आना चाहिए। ठीक है जी। तो आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी नंबर थ्योरी आज से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में शुरू करूँगा मंडे से, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगा। नेट या फिर गेट, कोई भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। आप मेरे साथ जोड़ते रहिए, और हमेशा आप साथ रहिए। ठीक है जी। एक भी वीडियो आपका स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो फिर आज हम कुछ बात करेंगे कि हाँ, कॉमन डिवाइजर। ठीक है। कॉमन डिवाइजर होता क्या है? ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ। आपको वो आप डेफिनेशन को लिख लो। कॉमन डिवाइजर मतलब एक इंटीजर, ठीक है, ए नंबर में अगर मैं इसको सी बोल देता हूँ या फिर ए बोल देता हूँ, ए नंबर, ए डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू नंबर्स बी एंड सी। ठीक है। आर मतलब ये जो नंबर है ना, इस नंबर को डिवाइड इन टू नंबर्स। ये जो नंबर्स लिखता हूँ ना बच्चों, हमेशा ये इंटीजर्स होते हैं, है ना। ये नंबर, इस दो इंटीजर्स को डिवाइड करना, जो नंबर इस दो नंबर को डिवाइड करता है वो नंबर को हम कॉमन डिवाइजर्स कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इज कॉल्ड कॉमन डिवाइजर्स ऑफ बी एंड सी। ठीक है। मेरी इंक शायद ख़त्म हो गया, आपको दिखाई देंगे शायद। ठीक है। तो इस नंबर को अब हम ऐसे वैसे नाम नहीं देंगे, उसको हम कॉमन डिवाइजर्स कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं वेरीफाई कर दूं आपके सामने, देखो भैया, मैं डिवाइजर्स आप समझ रही हो ना। ट्वेल्व के डिवाइजर्स कौन है भैया? वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, और फोर भी है, सिक्स भी है, और खुद ट्वेल्व भी है ना। ये तो उसके डिवाइजर्स हैं।
और मैं अगर लिखता हूँ 8 का डिवाइजर्स कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। मान लो इसको 18 का मैं लेता हूँ। 1 भी है, 2 भी है, 4 तो नहीं है, 3 भी है, 8 तो नहीं है, अब की बार, और 6 भी है, 9 भी है, और कौन है? और तो कोई नहीं, सिर्फ 18 है। तो कॉमन डिवाइजर्स उसको कहते हैं जो नंबर्स, ऐसे नंबर लेना जो कि इस दो नंबर्स को वो डिवाइड करनी चाहिए, है ना। तो कौन कौन सी? देखो कॉमन किस में, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, और किस में भी तो नहीं है। तो जो कॉमन डिवाइजर बनेंगे ना वो आएंगे 1, 2, 3 एंड 6। ये जो है ना डिवाइजर्स, 1 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, ये इसको भी कर रहा है, इसको भी। समझ रही हो? तो इसको हम कॉमन डिवाइजर्स कहते हैं। देखो यहाँ इस 4 12 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 18 को डिवाइड नहीं कर पाए, है ना। 4 थोड़ी ना, 4 क्या 18 को डिवाइड करता है? अगर ये डिवाइड करता है, अगर ये डिवाइड करेगा तो मैं कैसे लिखूं उसको? 18 को हम लिख सकते थे 4 इंटू समथिंग इंटीजर, लेकिन ऐसा इंटीजर मुझे नहीं मिलेगा। पूरे इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स में ए मेरे पास ऐसे अवेलेबल नहीं है जिसके साथ 4 के साथ अगर मल्टीपल करूं 18 मुझे मिले। ऐसा है क्या? नहीं। तो इसलिए ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो 12 तो इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है। देखो 9 तो 18 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 9 12 को डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए ये कॉमन डिवाइजर्स है। कॉमन डिवाइजर्स नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉमन मतलब जो दोनों में है वो नंबर को हम लेंगे, है ना। तो इसलिए डेफिनेशन में नंबर ए डिवाइडिंग टू नंबर्स या फिर टू इंटीजर बी एंड सी इज कॉल्ड, उस नंबर को ही हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिवाइजर, है ना। कॉमन डिवाइजर ऑफ किसका? बी एंड सी, उस दो नंबर का। 3 नंबर को भी कर सकता है, ठीक है। अगर 3 नंबर लेते उनमें से जो जो कॉमन है वो खींच लेते हम, ठीक है। ये रहा कॉमन डिवाइजर्स। और कॉमन डिवाइजर्स आने के बाद एक होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये तो बड़ा ही शानदार है। उसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा GCD। ये तो आपको आना ही आना चाहिए। GCD को हम तो स्किप नहीं कर सकते हैं ना। ये तो ग्रुप थ्योरी का बैकबोन है। ये ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, GCD के ऊपर अगर हमारा कमांडर इतने अच्छे नहीं बनेंगे तो हम तो ग्रुप थ्योरी पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स का डेफिनेशन ये होता है कि भैया ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नोट लिख लो, नोट में ये हमेशा याद रख लो कि जो जो GCD होती है ना किसी भी नंबर का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होती है, एंड वो नॉन जीरो हमेशा होता है। यानी कि किसी भी दो नंबर का GCD मतलब कॉमन, ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे और ज़ीरो कभी भी नहीं आएंगे। इतनी बात आपको तो ये ध्यान में रखना है। कोई बच्चा कहता है सर GCD ऑफ बताइए सर 2 एंड 8 का GCD। अगर कोई बच्चा कहता है सर ये -2 आया, तो मैं कहूँगा
कि भैया ये जीसीडी क्या आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो उसने नेगेटिव साइन रख दिया, इसको देखकर मैं तो कहूंगा ये कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझ रही हो? तो जीसीडी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है और वो हमेशा नॉन जीरो ही होती है। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का डेफिनेशन ये बनेंगे कि अ पॉजिटिव इंटीजर, आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ। ए पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं उसका नाम डी लेता हूँ, ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज सेट टू बी जीसीडी, माने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी। इसका जीसीडी डी कह रहा हूँ, मतलब जीसीडी ऑफ ए एंड बी को मैं डी कहूँगा। कब? ये डेफिनेशन है। इफ पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो नंबर ए को डिवाइड करना चाहिए एंड वो नंबर बी को भी डिवाइड करनी चाहिए। समझ रही हो? ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास सी कोई भी एक इंटीजर, अगर ये ए को डिवाइड कर रहा है एंड वो नंबर अगर बी को भी डिवाइड कर रहा है ना, अगर बोल रही हो, देन इस सी को डी को भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बेहतरीन एंड शानदार डेफिनेशन है। जो हम जब डेफिनेशन आते हैं ना, कई बार मैंने भी पहली पहली तो डेफिनेशन क्या पढ़े, फॉर्मूला दे दो और जो कॉन्सेप्ट मुझे बता दो उसी पर हम काम करेंगे, ऐसे हमारी सोच हुआ करता था। आपके ऐसे विचार हो रहा था कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी तो जब मैं डेफिनेशन आता था मैं उसको तो स्किप कर देता था। लेकिन जब इस लेवल का एग्ज़ाम मैंने तैयार किया, नेट या फिर गेट, ठीक है, इस हायर लेवल के एग्ज़ाम जब मैं तैयार किया, उसके ऊपर तो इसके बिना तो नहीं चल पाएंगे। लॉजिक, लैंग्वेज, हाँ, डेफिनेशन, क्या बोल क्या रहा है, ये जो लैंग्वेज है ना हमारी क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये क्लियर होनी चाहिए, उसके साथ साथ ऑनेस्टी मैंने लिखा है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके साथ साथ टाइम तो देना पड़ेगा। कई बार पर्सनली मेरे कमेंट्स में देखा है मैंने कि सर वीडियोस लेंदी हो जाता है। अगर आप मेरी जो ये 1 घंटे या 1.3 समथिंग, ये जो 1.5 घंटा या फिर 1.15 मिनट्स, ये वीडियोस अगर आपका लेंथी हो रहा है ना, जब मैंने पढ़ा था तो एक हमारे पास एक लेक्चर हुआ करता था। एक लेक्चर हमारा 6 घंटे से कभी कम नहीं हुआ करता था। उस 6 घंटे का लेक्चर में आपको तो यहाँ आप काम क्या करते हो बच्चों उस पर मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी आपका सजेशन है, आपका तो 8 आवर्स तो किताब के सामने बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। 6 to 8 आवर्स तो अगर ये आप तैयार कर रही हो ना, टाइम तो देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितनी मजबूत है, आप किस चीज़ पे, आपका लॉजिक, आपका जो लैंग्वेज, आपका जो वो जो कैच करने का जो क्षमता, पावर, जो स्ट्रेंथ है ना, कैसे आप चीज़ों को समझ पा रही हो, कैसे आप प्रॉब्लम को टैकल कर पा रही हो, उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो 3-4 घंटे अगर पढ़ लें तो वो उनका सारा काम कवर हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है।
अगर आपका लैंग्वेज लॉजिक बड़ा शानदार है ना, तो आप इसके ऊपर 4-5 घंटे दे सकती हो। लेकिन उससे भी अगर आपका बेसिक अगर वीक है, तो आपको तो 6-7 घंटे देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये एग्ज़ाम इतने आसान नहीं है। ठीक है, ओके जी, चले। तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो 1 आवर या मैंने तो ये जो हमारी लेक्चर है ना, ये मैंने हमारी ये जो मैंने हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, नंबर थ्योरी का चैप्टर है ना, हमारे सर ने ये 6 क्लासेस लिए थे, वो भी 4-5 घंटे का क्लासेस है। ठीक है, उनमें से मेरे एक भी स्किप नहीं किया, और मैं भी जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ एक चीज़ को भी मैं स्किप नहीं करवाता हूँ आपसे। ठीक है, तो इसीलिए आपका फोकस इस पर होनी चाहिए। ये थोड़ी बात इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने बता दिया। चलो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जीसीडी का डेफिनेशन ये बनेगा, ए पॉजिटिव इंटीजर डी मैंने लिया, ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज सेट टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एन इंटीजर ए एंड बी इफ डी डिवाइड्स ए। पहली कंडीशन क्या मैंने बताया, इफ वो जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर बताया वो इस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, इसको भी डिवाइड करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, भैया अगर आपके पास ऐसे एक इंटीजर अगर आप मुझे दे सकते हो, बात समझो, अगर ऐसा इंटीजर आपको मिल सकता है जो कि ये नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जो नंबर है ना जो मिल रहा है, वो नंबर भी इस डी को डिवाइड करना ही पड़ेगा। दिस इज डेफिनेशन क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताना चाहते हो, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। देखो देखो 4 12 को डिवाइड कर रहा है ना, बिल्कुल जी। 4 8 को डिवाइड कर रहा है ना, बिल्कुल जी। तो मुझे बताओ इस जी सी डी है ना, जी सी डी ऑफ 12 8 का जी सी डी कितने आएंगे, 2 आएंगे, है ना। 2 तो नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो देखो ये 4 क्या है, ये डी है। क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। डेफिनेशन क्या कहता है, इसको डिवाइड करना चाहिए, हाँ जी कर रहा है। ये क्या इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। केस 1 इज सेटिस्फाइड, है ना। मैं बोलता हूँ देख भैया मेरे पास एक 2 इंटीजर है, हाँ। क्या 2 8 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो मेरा सी यहाँ 2 है, क्या 2 ए को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी। क्या 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी। तो ये गारंटी है ये 2 इस 4 को भी डिवाइड करेगा, बोल रहा है ना ये। क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या, कर तो रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल। अगर मैं इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो ऐसे ही वेरीफाई होती है। ठीक है जी, डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसको हल्के पे तो नहीं लेना है। ठीक है, चलो फिर चलिए। ठीक है, जीसीडी आपको पता हो गई। जीसीडी किसी भी नंबर का जीसीडी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा और हमेशा नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ ये नॉन जीरो हमेशा होगा। कुछ मैं जीसीडी आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइए, मुझे बताओ जीसीडी 1 और x का जीसीडी क्या आएंगे, बताओ। देखो x भैया कोई भी नंबर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर मैंने लिया, कोई भी इंटीजर है,
और नॉन जीरो है, ठीक है, हमेशा, ठीक है ना। ये हमेशा जब भी ऐसे आएंगे ना, हमेशा इसका जीसीडी 1 ही आएंगे, ठीक है। और जीसीडी अगर आपको पूछे -1 और x का जीसीडी, ऐसे -1 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि हमेशा 2 नंबर की जीसीडी हमेशा पॉजिटिव एंड नॉन जीरो आता है। तो हमेशा अगर ऐसे भी दिया होगा ना, उसको आप हमेशा ऐसे लिख दो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मुझे बताओ जीसीडी x और x नॉन जीरो है, इसका जीसीडी बता सकते हो आप? समझ रहे हो बच्चे? यहाँ ना सर इसका जीसीडी x आएंगे ऐसे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका जीसीडी x नहीं बल्कि मोड x आएगा। क्या पता, फॉर एग्जांपल जीसीडी अगर मेरा 1 एंड 4 लूँगा, तो आप तो उसके बारे में अगर ये आपने सिर्फ इतना ही लिख देते तो उसका तो जीसीडी -1 आता। लेकिन हमारे डेफिनेशन ही तो क्या कहते हैं, जीसीडी तो हमेशा भैया पॉजिटिव एंड नॉन जीरो रहता है। तो उसका मोड अगर लेंगे तो ये हमेशा 1 आएंगे, ठीक है। किसी भी 2 अननोन के बारे में अगर आपको पूछें तो उसका जीसीडी हमेशा मोड x आएंगे और x नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी। और इतना ही बस। मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, उसके ऊपर हमारे कमांड। अच्छा, एक बात और, जीसीडी ऑफ 0, x का कितने आएंगे? यहाँ भी मैंने कई बार देखा है उसको 0 लिख देते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, 0 तो नहीं लिखते हैं, इस x को चिपका देते हैं यहाँ। कहीं कहीं तो 0 भी लिख देते हैं। मैंने 12th बच्चे को अभी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ 12th बच्चों को, ठीक है। तो देखो इसका जीसीडी x नहीं है, क्या पता जीसीडी ऑफ 0, -1 ऐसे अगर दिया गया तो उसका तो आप जीसीडी -1 लिख देते हैं। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से आपको तो अवेयर रहना पड़ेगा ना, ये सबको x नॉन जीरो है, ठीक है। इसीलिए ये इतनी बातें मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर आप अच्छे से काम करो, ठीक है। छोटे क्लासेस में ये हम जानते हैं, अगर मेरा ये A है, ये B है, ये अगर Q है, ये R है, तो आप क्या बता सकते हैं इस पोजीशन का मतलब? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको तो क्वोशंट कहते हैं ना, इसको रिमाइंडर नहीं है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। उसको डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं? इसको डिवाइजर, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि भैया ये जो डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड को कैसे हम लिख पाएंगे? ये डिविडेंड को हमेशा b इंटू कोशेंट के साथ मल्टीपल करके जो बचा है उसको रिमाइंडर के साथ, यही तो लिखते हैं हम, है ना। और ये रिमाइंडर क्या है, इसका रेंज आप बता सकते हो? ये रिमाइंडर तो 0 या 0 से बड़ा ही हो सकता है, लेकिन किससे कम होगा? डिवाइजर से तो स्ट्रिक्टली कम ही होगा ना। इतनी तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता है ना। चलो कुछ मेथड हम करते हैं अभी। अब मैं कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो किसी भी 2 नंबर का जीसीडी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ टू फाइंड जीसीडी ऑफ एनी 2 नंबर्स या फिर इंटीजर्स, है ना। देखो छोटे छोटे अगर नंबर है तो मुझे बताओ जीसीडी ऑफ 12 एंड 8 का जीसीडी तो कितने आएंगे, है ना।
इसका तो GCD 2 आएंगे। ये तो हम इतने छोटे छोटे नंबर का GCD तो हम बता सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ GCD ऑफ 275 का GCD कितने आएंगे? अगर आप मुझे बोलते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? उसके लिए मेथड 1 में आपको सिखाऊंगा। मेथड 1 कैसे हम काम करेंगे। हम बचपन छोटे क्लासेस में पढ़े थे कि लॉन्ग डिवीज़न आपको पता है कैसे करते थे भैया? जो बड़ा है ना, हमेशा इनमें से आप देखोगे, इनमें से जो बड़ा है उसको तो डिविडेंड के हिसाब से लेके जाओगे ना। और किससे डिवाइजर कौन है? जो छोटा है इनमें से। ऐसे तो काम करते हो। तो ये कितने में जाएंगे? 200 वंस और 200 है ना, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे? 75। इसको हम कैसे करते हैं, और इसको यहाँ चिपका देते थे, यही तो करते थे हम, है ना। और 75 टू जा कितने? 150 है ना। 150 से कितने आएंगे? ये आया 50। ये 50 तो रिमाइंडर इसके लिए आया। अब यहाँ क्या किस नंबर को रखेंगे? 75 को, राइट। ऐसे तो करते हैं। 51 50। तो अब 50 से अगर मैं उसको सब्सट्रैक्ट करूँ कितने आएंगे? फिर 25 है ना। 25 अब मेरा ये डिवाइजर का काम करेंगे और डिविडेंड कौन बनेंगे? 50, राइट। अब कितने बचेंगे? 25 टू जा 50, ये बचा रिमाइंडर 0। ये तो लॉन्ग डिवीजन ऐसे ही हम काम करते थे ना। तो हमेशा मेरे GCD क्या होता है? कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा एक नॉन माने पॉजिटिव होती है और नॉन जीरो होती है। ये नहीं है GCD। और उनके बाद जो नॉन जीरो, फास्ट नॉन जीरो नंबर कौन है? 25। तो इस नंबर का GCD है 25। ये हुआ मेथड 1। लॉन्ग डिवीजन से हम किसी भी जितने भी बड़े नंबर देंगे आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल शर्ते कि आपका रिमाइंडर जो बचा है ना, जो नॉन जीरो, फास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर को ही आपको लेना पड़ेगा। वो होती है इस दो नंबर का GCD। जीरो मत ले बैठना, ठीक है। ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन मेथड, उसको मैं नाम देता हूं, ठीक है। इक्वेशन मेथड क्या होती है कि इक्वेशन मेथड, देखो जो बड़ा नंबर है ना उसको तो हम 275 को एक लेफ्ट साइड रख के, कौन किसके साथ? इसको 200 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर 2 से करेंगे ना ये 400 हो जाएंगे। तो 1 से लेकर ये जो अप्लाई मैंने सिखाया था ना, क्या अगर इनमें से ऐसे हैं A B, यहाँ R है, यहाँ Q है, तो इस A को कैसे लिखेंगे? B टाइम्स इंटू Q प्लस R, यही तो लिखेंगे, ठीक है। 200 इंटू 1, और बचा कितना जो इसके साथ एडजस्टमेंट हो जाए तो सिंपली दिखाई देंगे 75। इसको हम ऐसे तो लिख पाएंगे, यहां से देखो ना, ये हुआ डिवाइजर, ये हुआ डिविडेंड, और ये हुआ कोसेंट, और ये हुआ रिमाइंडर। तो देखो ना, इसको कंपेयर करो ना, यही तो लिखा है मैंने। 275 है A, एंड B कितना है? 200। Q कितनी है? 1, प्लस में R कितनी है? 75। यही तो मैंने लिखा है यहाँ। ये इक्वेशन मेथड होती है। और हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? एम्प्लॉइज, इसको देखो, यहाँ से आपका डिविडेंड कौन है? यही है 200। तो 200
को आप कैसे लिखेंगे? डिवाइजर, दैट मीन्स बी 75 इनटू में कोसेंट कितनी है 2 प्लस रिमाइंडर कितनी है 50, यही तो लिखेंगे। समझ रही हो? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड कौन है 75 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है 50 इनटू कोसेंट कौन है 1 प्लस रिमाइंडर कितनी है 25, यही तो लिखेंगे। और एक बार अगर आप लिखोगे इसको और 50 इज इक्वल्स टू कितनी है 50 इंटू ये 50 है, ये 50 है, डिवाइजर कितनी है 25 इंटू कोसेंट आया 2 प्लस में कितने रिमाइंडर 0। लेकिन हम किसको लेंगे? जीसीडी कौन है इस इक्वेशन फॉर्म में? आप जीसीडी कौन होगा? ये तो नहीं है। तो फर्स्ट जो नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होती है ना, नंबर होती है, वो होता है इस दो नंबर का जीसीडी। दिस इज व्हाट इक्वेशन मेथड, हाउ टू फाइंड जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर्स by long division process, and you can find also an equation method. An equation method is very easy, but this procedure is very long, जैसे कि नाम से पता चलेगा ना, लॉन्ग डिवीजन उसको करते कर, अगर यहाँ मैं 5000 दे दूँ, यहाँ 200 दे दूँ, ये तो आपका सीट खा जाएंगे ना। लेकिन इस प्रोसीजर अगर आप चलते जाओगे तो कितनी बढ़िया आसान है। ठीक है, ठीक है जी, बस इतना ही है मेरा कहने का मतलब। जीसीडी आप किसी भी नंबर का जीसीडी आप इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स आप कंस्ट्रक्ट कर लो और सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि बाद में आपको जब मैं सीधे बोल दूँ इसका जीसीडी इतना है, उसके ऊपर आपका कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो है मेरा चैप्टर 4 है। ठीक है, चैप्टर का नेम है आइलर्स फाई फंक्शन। ये तो हमने ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्या उस साइंटिस्ट का, ये जो आइलर ने है ना, उसके ऊपर बड़ा ही शानदार सा उसने डेफिनेशन दे दी, आइलर फाई फंक्शन, उसका नाम से ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ये तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में इतने काम आते हैं, ऑर्डर और मतलब डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, जो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं इतने ऑर्डर का, ये आइलर ने इतने बड़ा शानदार सा काम किया है उन्होंने। ठीक है, आइलर फाई फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ को प्राइम क्या होता है वो सिखाऊंगा। को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, इंटीजर के ऊपर काम करेंगे हम, सारा का सारा तो ये इंटीजर के ऊपर काम करेंगे। समझ रहे हो? को प्राइम बोलो या फिर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर बोलो, वो एक ही बात है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, टू इंटीजर्स है ना, टू इंटीजर्स आर सेड टू बी, आप डेफिनेशन लिख लो, टू इंटीजर्स में अगर उसका ए एंड बी लेता हूँ, टू इंटीजर्स आर सेड टू बी को प्राइम, ये कोस नॉन जीरो है ना, ये को प्राइम है कब, जब इसका जीसीडी 1 आए। समझ रही हो? जैसे कि 2 और देखो जीसीडी को कहीं लोग ये वर्ड लिखने में उनको परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले क्लास में बताया, कोई चीज़ अगर बार बार यूज होती है उसका शॉर्ट हैंड निकाल ही देते हैं। इसका ये जो जीसीडी
GCD ऑफ A एंड B लिखो, या फिर सिर्फ ओपन ब्रैकेट करके ये लिखो, वो एक ही बात है। ये वाला लिखो जब तक आप नंबर थ्योरी पढ़ रही हो। ये अगर सिंबल आपको कहीं दिखाई दी आपको, तो उसका मतलब ये ओपन सेट, ऐसे मत सोच बैठना। लेकिन ये सिंबल अगर मैं रियल एनालिसिस में देखूं तो इस सिंबल का मतलब ओपन ब्रैकेट है। लेकिन नंबर थ्योरी में जब पढ़ोगे आप, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट नहीं है, बल्कि ओपन सेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस लिखावट का मतलब है GCD ऑफ A एंड B। क्लियर जी? तो मैंने रिलेटिवली प्राइम इंटीजर बोलो या फिर को प्राइम बोलो, ये दो इंटीजर, ऑफ कोर्स एंड बी आपका नॉन जीरो इंटीजर ही चलना चाहिए। ठीक है, दो इंटीजर्स A एंड B, ये जो GCD 1 अगर आ रहे हैं, ये दो नंबर को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, उसके बाद में आइलर्स फाई फंक्शन को डिफाइन करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये डिफाइन नहीं करता ना, तो को प्राइम का मैं यूज करूंगा, तब आप मुझे गाली देते। ठीक है, इस आइलर फाई फंक्शन का डेफिनेशन है ये कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैं m लेता हूँ। देखो ये पॉजिटिव इंटीजर पे, पॉजिटिव इंटीजर बोलो या फिर नेचुरल नंबर m बोलो, वो एक ही बात है। सो अ पॉजिटिव इंटीजर m is said to be Euler phi function। Euler phi function मतलब ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा मुझे चीज़ों को मैच करने में थोड़ा परेशान हो जाता है, तो इस ऐसे में नहीं लिखूंगा और एक बार में लिख दूंगा। ठीक है, लेट मैं लेके चलता हूँ m be any पॉजिटिव इंटीजर। इसमें कोई दिक्कत है आपको? ये m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, देन द आइलर लिखो आप, देन द आइलर फाई फंक्शन इज डिफाइंड एज, डिफाइन हुआ है क्या? फाई ऑफ 1 हमेशा 1, ये डिफाइन हो चुका है। और जो चीज़ें डिफाइन होती है उसके बारे में मैंने कई सारे बातें आपको बता चुका हूँ, यहाँ मैं और नहीं बताऊंगा। एंड फाई ऑफ m इज डिफाइंड एज, देखो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस है, लेस देन m, which are co-prime to m। इस लिखावट का मतलब आप समझ रही हो मैंने लिखा क्या है? आइलर फाई फंक्शन का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहता है कि लेट m be any positive integer, then the Euler phi function is defined as phi of 1। हमेशा ये डिफाइन हो चुका है कि 1 का फाई हमेशा 1 ही आता है। और फाई m, ये इस इंटीजर का अगर मैं फाई ले लूँ तो वो क्या रिजल्ट देगा? ये वो नंबर, ये नंबर है, नंबर मतलब गिनो उसको, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन m है। ये m से छोटे वाला नंबर का जो m के साथ जो को प्राइम है या फिर रिलेटिवली प्राइम है, वो सारे नंबर को गिन लो और वो होता है इसका फाई। इस डेफिनेशन मैं तो रिजल्ट बाद में इतने बड़े बड़े रिजल्ट दे दूंगा, वहाँ से आपको सीधा निकाल पाओगे कि
कि ये इस नंबर का फाई कितने आएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन को मैं सिखा रहा हूँ तो डेफिनेशन से मैं चलूँगा। मुझे बताओ फाई ऑफ 2 कितने आएंगे। देखो राइट साइड में जाओ और अब सीट में 2 लिखो, ठीक है। 2 का ऐसे नंबर निकालो, m यहाँ कितनी है, m इज इक्वल्स टू 2। और फाई 2 क्या होती है, फाई 2 वो होती है, वो सारे नंबर होती है, वो सारे नेचुरल नंबर होती है 2 से कम, इससे छोटे वाले नंबर ले लो जो जिसके m के साथ को प्राइम है। मतलब देखो मुझे बताओ 1 और 2 का जीसीडी कितनी है, 1 है। तो 1 एंड 2 क्या को प्राइम है, हाँ बिल्कुल है। और उससे छोटा तो कोई नंबर नहीं है, 2 से तो छोटा सिर्फ 1 है। और 1 के साथ इसका को प्राइम देखना है बस। ये इसके साथ जितने को प्राइम है कितने, सिर्फ एक ही है, तो उस नंबर होती है ये। 2 मत लिख देना। जैसे कि मैं 5 4 अगर मैं निकालने चलूँ तो 5 4 m कितना है, m इज इक्वल्स टू 4 है। और ये 4 के साथ कौन कौन सी नंबर, 4 से छोटा कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है एंड 3 है ना। इस 4 से स्ट्रिक्टली लेस नंबर ही आपको लेना पड़ेगा ना। मैंने ले लिया 1 2 3, सिर्फ नेचुरल नंबर पे काम करना है, ठीक है। और 4 के साथ को प्राइम कौन है, आप देखेंगे कि सर मुझे पता है 1 4 का जीसीडी हमेशा 1 आता है, बिल्कुल जी, मैंने रिजल्ट लिखवा दिया था। ये तो को प्राइम है। अच्छा क्या 2 एंड 4 का जीसीडी कितने हैं, 2 है, 1 से तो अलग आया ना, ये दो को प्राइम नहीं है। तो कौन है, 3 एंड 4 का जीसीडी कितना है, 1 है। क्या ये दोनों को प्राइम है, यस। ये नहीं लेना है, बस कितना है गिन लो, 1 2, तो 5 4 आता है 2। समझ रही हो, रिजल्ट को तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन को अगर आप किसी ने यूज करना नहीं आएगा तो उससे क्या उसको सजेस्ट करें, ठीक है। तो देखो और एक निकालेंगे, 5 6 में फाइंड आउट करता हूं। देखो 5 6 में जब फाइंड आउट करने चला, यहां मैं लिखूंगा m कितना है, m इज इक्वल्स टू मेरा 6 है। और मुझे कौन सी नंबर लेना है, लेस देन m का नेचुरल नंबर। 6 से कम नंबर कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। बस इतना है ना। बस इनमें से 6 के साथ जो जो को प्राइम है वो कितने हैं भैया, 1 एंड 6 का जीसीडी कितना है, 1 है, तो ये तो को प्राइम है ना। टिक मार्क देता हूं तो को प्राइम है। 2 और देखो इसका जीसीडी कितना है, 1 नहीं है, क्या आएंगे मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे तो पता है 2 ही आएंगे, लेकिन 1 से तो को प्राइम तो नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं है। 3 एंड 6 का जीसीडी 1 तो नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं है। ये इसके साथ को प्राइम नहीं है, ये भी कट गया। क्या 5 एंड 6 का जीसीडी 1 है, बिल्कुल है इसका। और सिर्फ कितने को प्राइम है, 1 2, तो 5 6 हमेशा 2 ही आएंगे। This is the trick that how we will use the definition for finding any number of 5। किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फाई अगर निकालना है तो डेफिनेशन से हम ऐसे ही निकालेंगे। देखो और एक बार लिख देते हैं, 5 10 मुझे बताओ 5 10 को कैसे लिखेंगे। देखो m मेरा कितना है, 10 है, ये तो मेरा m है। m से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और उससे तो कोई नहीं है ना। अब मुझे देखना है ये 10 के साथ को प्राइम है क्या, बिल्कुल है। 10 और 1 का जीसीडी तो 1 है, लेकिन 2 के साथ ये को प्राइम नहीं है,
3 के साथ को प्राइम है, बिल्कुल है। 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, 6 के साथ नहीं, 7 के साथ है, 8 के साथ नहीं, 9 के साथ है। कितने नंबर है, ये नंबर लेना है ना। गिन लो कितने, 1 2 3 4, तो 5 10 हमेशा 4 ही आएंगे। बात समझ रही हो? अभी तो मैं रिजल्ट देने वाला हूँ, लेकिन कैसे आप डेफिनेशन को यूज करोगे वही तो मैं सिखा रहा हूँ। सर आपने सिर्फ इवन नंबर क्यों लिया, ऑड नंबर ले लो। 5 ऑफ 5 अगर आपको निकालना है तो 5 ऑफ 5 कितने आएंगे? आप जाओ, m के वैल्यू 5 है, 5 से कम नंबर लिख लो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। और क्या आप पहले इसके जीसीडी निकालो। 1 और 5 का जीसीडी 1 है तो ये को प्राइम है। 2 और 5 का जीसीडी कितने, 1 है, ये भी को प्राइम है। 3 और 5 का जीसीडी कौन है, 1 है, ये भी को प्राइम है। 4 एंड 5 का जीसीडी भी 1 है, तो सारे के सारे को प्राइम है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 5 5 भी 4 ही आएंगे। क्लियर? यही होता है आइलर्स 5 फंक्शन। ये यलर नहीं पढ़ना है। हमारे कॉलेज में मैंने जब पढ़ा था उसको यलर ऐसे पढ़ाया जाता था, लेकिन इसका प्रॉपर आप मोबाइल में भी टाइप कर सकते हो। ये प्रॉपर मीनिंग है आइलर। ठीक है, कई सारे जो कंफ्यूज हम रहते थे वो सारे आपका दूर कर दूंगा। शर्तें आप जोड़ते रहना है, काम करना है। काम नहीं करोगे तो सिर्फ क्या करें। ठीक है, आइलर्स 5 फंक्शन आपको पता हो गई होगा शायद, बस इतना ही है। ठीक है चलो, अब मैं कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से आपका काम करते चले जाओ। पहली रिजल्ट होती है कि अगर आइलर ऑफ, देखो ऐसा नहीं लिखूंगा, इफ जीसीडी ऑफ ए, एम और एम एन ले लूँगा, एम और एन का जीसीडी अगर 1 है, देन पहली ही रिजल्ट ये कहता है कि उसके ऊपर अगर आप ऐसे निकालोगे ना तो हमेशा ये खुल जाएंगे 5 ऑफ एम इंटू 5 ऑफ एन। शर्त ये दो नेचुरल नंबर का जीसीडी 1 है, तब जाके ये जो m इंटू एन में अंदर हुए हैं उसका भाई सीधे खोल जाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, इसका प्रूफ में आप मत जाओ। आप इस आइलर 5 फंक्शन का सिर्फ जितने में रिजल्ट दूंगा वो रिजल्ट आपका माइंड में सारे के सारे सेट कर लो, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ सर 5 ऑफ 6, मैंने डेफिनेशन से तो इसका 5 निकाल ली थी, है ना। इसका 5 कितने आया था, 2। इसका भी 5 देखो कैसे निकालेंगे भैया। इस 5 ऑफ 6 को 2 इंटू 3 तो लिखूंगा, है ना। और मैं जानता हूँ 2 और 3 का जीसीडी 1 होती है। देखो ये रिजल्ट वैलिड हो गई, है ना। ये जीसीडी 1 है तब जाकर ये होगा। मैंने लॉजिक के क्लास के इफ ये देन इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है और यहाँ मैं नहीं करूँगा। तो जीसीडी ऑफ इसका 1 आया तो हम खोल सकते हैं 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3। और मैं जानता हूँ ये जो है ना, एक रिजल्ट लिख लो उससे पहले सेकंड रिजल्ट कर लो। इफ p इज प्राइम, अगर ये कोई प्राइम नंबर है देन उसके ऊपर अगर आप 5 लगाते हो तो वो सीधा p-1 होगा। ये बड़ा काम का चीज़ है। देखो ये प्राइम है, बिल्कुल है, तो उसका 5 उसके ऊपर अगर 5 लगाओ कैसे खोलेंगे, 2-1 2-1 इंटू ये भी एक प्राइम है
तो 3 माइनस 1, तो ये बचा 1 इंटू ये बचा 2, दैट इज 2, है ना। इस रिजल्ट का नाम ही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन बोलते हैं। इस रिजल्ट का नाम है, ये रिजल्ट नहीं है, डेफिनेशन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है the multiplicative function phi of n m into n is equals to phi of m into phi of n if their GCD is 1। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो किसी भी नंबर का अगर आपका वो दो नंबर को प्राइम होनी चाहिए तब जाकर ऐसे खोलोगे, और अगर कोई आपके पास अगर प्राइम नंबर है उसके ऊपर अगर फाई लगाते हो, आइलर फाई फंक्शन किसी भी प्राइम के ऊपर, वो 1 से खोल जाते हैं। देखो मैंने उस समय हमने फाई ऑफ 5 निकाले थे, क्या आया था? 4 आया था। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम है तो 5 माइनस 1 आएंगे जो कि 4 है ना। 5 ऑफ 11 कितने आएंगे बता सकते हो? 11 माइनस 1 दैट इज 10। ये तो शानदार है ना, ठीक है। ये रिजल्ट हुआ। थर्ड रिजल्ट ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। थर्ड रिजल्ट मैं कंसीडर करूंगा इफ p इज प्राइम, ये अच्छे से आप नोटिंग कर लो। इफ p इज प्राइम एंड उसके साथ ये k अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, देन इसके बारे में बताओ। फाई ऑफ p टू द पावर k अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दी, इसके प्राइम नंबर के पावर में अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर अगर फाई लगाते हो तो हमेशा p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1 आएंगे। और इसको भी तो लिख सकते हो ऐसे, p टू द पावर k को कॉमन लेके 1 माइनस 1 बाई p। बात समझ रही हो? जैसे कि मैं बोलता हूँ मुझे बताओ 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 3, यानी कि मेरा क्या है 27 मैंने लिया है ना। 27 का फाई कितने आएंगे? ये देखो प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, प्राइम के पॉजिटिव पावर है, तो ये रिजल्ट लगा पाऊंगा? परमिशन है? यस बिल्कुल जी। तो क्या कहता है कि 3 टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 है ना। तो ये क्या बचा? ये 27 इंटू में ये बचा 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 बाई 3, और ये 3 से कितने आएंगे? 9, देन इट इज 18। इसका फाई माने 27 का फाई हमेशा 18 ही आएंगे, यानी कि 20 मतलब 27 का जो को प्राइम होती है ना वो 18 नंबर होती है, नंबर है 18 है। 18 और 27 को प्राइम, ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है। 1 से लेके 27 तक कितने नंबर को प्राइम है? ये 18 है। 18 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 27 को प्राइम होती है। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। और आप सैकड़ों करोड़ों एग्जाम्पल लेके आप बनाओ। आपको तो प्रैक्टिस करना है, मुझे करना है क्या? मैं तो आपको रास्ता दिखाऊंगा, बस यही रास्ता है। सॉरी। फोर्थ ये हुआ। देखो अगर n को, ये कोई नंबर है कि कोई भी नंबर है, लेकिन इस नंबर को आपने p1 q1 कर दिया, मतलब ये एक प्राइम नंबर की पावर में आप लिख लिया। प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में अगर आप लिख सकते हो p टू द
यहाँ अगर मैं m ले लूँ कि m अगर ऐसे पावर में अगर आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हो और इसके ऊपर इफ दिस देन फाई ऑफ n हमेशा n यहाँ रख दो और 1 माइनस 1 बाई ये जो प्राइम वन है ना p1 इसको रख दो इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई p2 करते करते कहाँ तक जाओगे, जितने आपको प्राइम फैक्टर है वहां तक आप जाओगे। ये भी बड़ा काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 520 अगर मैं निकालूँ 520 अगर मुझे निकालना है तो उसको मैं क्या लिखूँ 520 को 5 ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू 5 है ना 4 इंटू 5 तो 20 है। इनमें से कौन से ये रिजल्ट लगाओगे क्या GCD। अगर ये नहीं होता अगर 10 होता तो ये रिजल्ट तो वैलिड था, लेकिन ये अब वैलिड नहीं है इसलिए ये रिजल्ट वैलिड करेगा। देखो P1 कौन है ये, तो उसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ उसको है ना क्योंकि यहाँ मैं लिखूंगा 20 को मैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 ऐसे तो लिखूंगा। देखो अगर ऐसा है, हाँ ऐसा है तो उसका 5 ऑफ 20 कैसे निकालेंगे n इंटू एन कितने 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई इसके प्राइम 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5 यही तो बनेंगे। दो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट से ये लिख सकते थे तो उसको तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे ना। इस यहाँ कितने प्राइम बस 2 ब्रैकेट आएंगे, जितने यहाँ आएंगे उतने ही यहाँ बढ़ते जाएंगे। ठीक है और उसको सॉल्व कर लो 20 ये कितने 1/2 इंटू ये कितने 5 माइनस 1 4/5। देखो ये इससे कैंसिल हो गया या 4 और ये इससे कैंसिल हो गया बचा 2 और आंसर कितने आया 8 तो है ना। यही है कुछ रिजल्ट और एक बड़ा सा शानदार सा रिजल्ट है वो लिख लो 4 5th रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 5 ऑफ अगर 10 के पावर में आपको n दिखाई दी जैसे कि 100 1000 हाँ ऐसे अगर नंबर की अगर आपको दिखाई दे उसके अगर 5 लेते हो ना तो ये रिजल्ट कहता है 4 के साथ 10 टू द पावर n-1 कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँ तो मुझे बताओ 5 ऑफ 100 कितने आएंगे। तो इस 5 ऑफ 100 को मैं 10 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ और 10 का स्क्वायर क्या बोलता है ये रिजल्ट 10 टू द पावर n अगर है तो 4 इंटू 10 टू द पावर n-1 लगेंगे और ये बचा कितने 4 इंटू 10 टू द पावर 1 सो दैट मीन्स 40। समझ रही हो 1 से लेके 100 तक के नंबर के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है अगर बोलेंगे तो वो 40 नंबर ऐसे हैं जो कि 100 के साथ को प्राइम है। ठीक है और ये छोटी रिजल्ट है 5 ऑफ उसको भी ले लो 5 ऑफ n हमेशा 1 आएंगे मतलब n आएंगे इफ एंड ओनली इफ n आपका 1 है। ठीक है और कौन सा रिजल्ट बचा बस इतना काफ़ी है। इतने बात आपका माइंड में सेट कर लो जिंदगी भर सेट कर लो और कई सारे एग्जाम्पल आप खुद से लेके चले जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ
और ये आइलर फाई फंक्शन आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर अब हम कुछ डिवाइजर एंड सम फंक्शन इसके ऊपर थोड़ा हम काम कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना नोटेशन कुछ आपको याद करना है बस। ये जो है ना डी ऑफ एन लिखो या फिर इसको हम टाउ कहते हैं। टाउ टाउ नहीं टॉ कहते हैं उसको। हमको कॉलेजेस में इसको टाउ पढ़ाते हैं, लेकिन ये टाउ नहीं है, ये टॉ है। टॉ, ठीक है। टॉ एन या फिर डी ऑफ एन या डी ऑफ एन, ये क्या होता है कि देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये लिखना है बच्चों, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ये एन जो भी कुछ है इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स ले लो, और इसका पॉजिटिव डिवाइजर्स कितना है बस ये इंफॉर्मेशन, ये सिंबल का मतलब है। ठीक है, इस सिंबल का बस इतना ही मतलब है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि टॉ ऑफ 10 निकालना है, टॉ ऑफ 10 मतलब साइड में जाओ, 10 लिख लो, 10 का पॉजिटिव डिवाइजर्स लो, सिर्फ और सिर्फ भैया इसका डिवाइजर्स तो -1 -2 भी है ना, लेकिन उसको नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स लेना है। डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, 10 का डिवाइजर कौन है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, और कौन है, और तो कुछ नहीं है, ये 10 खुद ही है। कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो टॉ ऑफ 10 हमेशा 4 ही आएंगे। इस नंबर को लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ये सारे को नहीं लिखना है। ये लिखा क्या है, नंबर गिन लो कितना है, वो इंफॉर्मेशन टॉ एन है। क्लियर जी। जैसे कि टॉ ऑफ 12 अगर मैं ले लूं तो 12 का डिवाइजर्स कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, और 6 भी है ना, और खुद 12 है। ये सारे डिवाइजर्स मत लिखेंगे, नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो टॉ ऑफ 12 हमेशा 6 ही आएंगे। कई सारे एग्जाम्पल आप ले लो। ये सर इसका डिवाइजर्स ये कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे बोलेंगे ना, मेरा पिछले वीडियो में सारे बातें मैंने कर दिया, इसलिए मैं यहाँ दौड़ता चले जा रहा हूँ, है ना। डिविजिबिलिटी ऐसे थोड़े ना मैंने पढ़ाया, सारे प्रूफ्स भी मैंने करवाया, एक प्रूफ मैंने नहीं छोड़ा वहाँ से। हडी साहब की किताब में जितने सारे थ्योरम उन्होंने दिए हैं वो सारे मैंने प्रूफ साहब का आपके लिए वो कर दिया। ठीक है, ये होता है टॉ एन। और एक डेफिनेशन आता है इसका, ये जो है ना ये सिग्मा है, हम सिग्मा इसको पढ़ते थे, ये समेशन है, ये सिग्मा होती है, समझ रहे हो। इस सिग्मा ऑफ एन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। सम लिखा है मैंने, भैया इसका सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स ले लो, उसका सम कर दो, जो आएंगे ना ये होती है। जैसे कि इसका ही ले लो
सिग्मा मुझे 10 बताओ। सिग्मा 10, इसका 10 का डिवाइजर ये था, उसका सम अगर करूँगा 1 + 2 + 5 + 10 कितने आएंगे? ये 10 + 5 15, 16 17 18। देखो सिग्मा ऑफ 10 हम 18 आया। और इसका अगर मैं करूँ सिग्मा ऑफ 12 कितने आएंगे? तो इसका सम कितने आएंगे? सॉरी, ये 18 22 25 28 है ना, 28 आएंगे। बात समझ रही हो? ये सम लेना है। जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं ना, उसका सारे के सारे ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएंगे वो होती है सिग्मा ऑफ n। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेंगे? तो दैट मीन्स for any positive integer n, we denote the the number of divisors of n by d of n or tau of n, and it's defined as क्या है? The number of all positive integers, number of positive divisors of n, and ये क्या है? This is the sum of all positive divisors of n. sum। इतने बात क्लियर है? कितने सारे सैकड़ों आपने एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करूं। अगर ये नहीं आएंगे ना, मैं परमुटेशन ग्रुप पढ़ाऊंगा। ये इसके ऊपर तो ये तो परमुटेशन का सिंबल बनाएंगे वहाँ। ठीक है, बात समझ रहे हो? बस इतना ही है, बाकी आगे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक ही रिजल्ट लिख लो कि ये जो tau ऑफ n है ना, ये हमेशा 2 आएंगे if and only if n is प्राइम। देखो एक मैं निकालता हूँ, tau ऑफ 5 कितने आएंगे? देखो इसका डिवाइजर्स कौन है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो भैया हम डेफिनेशन से जानते हैं इसका डिवाइजर्स तो 1 और खुद 5 है, उसके अलावा तो और कोई डिवाइजर नहीं है। 2 ही डिवाइजर, तो हमेशा 2 ही आएंगे ना। किन्हीं भी प्राइम नंबर, देखो प्रूफ अगर बोलते हो तो ले लो ना प्रूफ। इसको लेके चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। मान लो ये प्राइम नहीं है तो कम से कम लेट n इज नॉट प्राइम। कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूफ करेंगे ना, ये प्राइम नहीं है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉजिटिव डिवाइजर, है ना। पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ किसका? n का। अगर n आपका प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन तो लग जाएगी, है ना। तो n का कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर अदर देन तो लिखेंगे, अदर देन 1 एंड n और इसके अलावा अदर देन, और को ऐसा एक कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। तो पॉजिटिव अगर इंटीजर मिलेंगे ना, देयरफॉर tau ऑफ n क्या बन जाएंगे? कम से कम, दैट मीन्स इसका मतलब ये 2 नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या आएंगे मुझे तो पता नहीं, लेकिन 2 तो नहीं आएंगे ना। लेकिन दिया क्या है? हाइपोथेसिस तो भी यूज करूंगा ना, लेकिन मुझे दिया गया है ये tau ऑफ n हमेशा 2 ही आएंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि नहीं हुई चीज? कॉन्ट्राडिक्ट, दैट मीन्स tau ऑफ n, ये जो n है ना, ये जो n मैंने लिया था, अज्यूम किया था, ये प्राइम नहीं है। सो दैट इज इम्प्लाइज n हमेशा प्राइम ही होना पड़ेगा। ये लेके चला था नेसेसरी पार्ट, तो ना ये नेसेसरी लेके चला था और मैंने प्रूफ किया था इसको, है ना। अब मैं इसको लेके चलूँगा सफिशेंट पार्ट,
प्रूफ करूँगा। लेट n इज n बी प्राइम, है ना, ये प्राइम लेके चला, प्राइम है तो दैट इज इम्प्लाइज नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आएंगे, डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू 2 आएंगे, दैट इज ए n 1 एंड ये n है ना, दैट इज 1 एंड n खुद है। बाय डेफिनेशन ये तो लगाएंगे, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन से क्या हो गया, मेरा ये लेके चला था टो ऑफ n, मेरा 2 आ गया। ये तो प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है, क्या है इसमें रॉकेट साइंस है। और मुझे बताओ भैया सिग्मा ऑफ n हमेशा n+1 आएंगे इफ एंड ओनली इफ n आपका प्राइम है। एग्जाम्पल से वेरीफाई कर देते हैं, ये सेकंड रिजल्ट है। आप प्रूफ मुझे करके दिखाओ, आप खुद से करो, मुझे दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स में वो रख लो और कॉन्फिडेंसी के साथ लिखो, या भाई यहाँ क्या यूज़ कर रही हो, ऐसे नहीं। देखो मैं मान लेता हूँ 5, तो सिग्मा ऑफ 5 कितने आएंगे, देखो 5 का डिवाइजर्स कौन है भैया, उसका एक ये है और उसका डिवाइजर बस ये 2 ही है ना। तो भैया इसका जो सम ऑफ, ये इसका मतलब क्या है, सिग्मा ऑफ 5 क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर, इसका सम कितने हैं 6, तो ये तो 6 है, ये क्या है n+1 नहीं है क्या, 5+1, क्लियर। बस 2 ही रिजल्ट था, आप देख लो। चलो एक दो डेफिनेशन लिख लो, एक होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरी होती है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लिखो। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो है ना, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो या फिर उसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर मीन्स जमीन, ये जो नीचे का जमीन, इसका नोटेशन ना कहीं कहीं तो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, आप लिख लो कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये उसका डेफिनेशन है। आप पोस्ट करके लिख लो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बोला, लेस देन और इक्वल्स टू x है। x क्या है, एनी रियल नंबर है, ठीक है, ये x कोई भी रियल नंबर है। इसका नोटेशन ये भी चलते हैं, फ्लोर फंक्शन मतलब हमको फ्लोर वाला फीलिंग्स मिलना चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं, ये है ये वाला, ये भी नोटेशन कभी कभी चलते हैं। ये नोटेशन तो बढ़िया है, साफ दिखाई दे रहा है, ये नोटेशन भी स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर is defined as the difference between the x and their floor function। उसका नोटेशन क्या चलेंगे जानते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा ऐसे ही नोटेशन दे देते हैं, यहाँ भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे डिफाइन करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको जनरेट करवा दूंगा। ये आपके पास रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, ये -6 है। मैं कुछ नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड
उसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ निकालने जाऊँगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे बताओ कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है। उसको मैं समझाऊंगा। जब भी इंटीजर देखो, अगर ये रिजल्ट लिख लो कि भैया इफ n इज एन इंटीजर, मैंने क्या लिखा, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वो नंबर ही आएंगे। ये रिजल्ट है, तो इसका ये भी इंटीजर है तो उसका तो हमेशा 5 ही आएंगे। और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -5 ही है। बात समझ रही हो? लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, मुझे बताओ कि 6/4 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका मतलब क्या है। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लिखा गया है, मैं आपको समझाऊंगा। इसको पहले तोड़ दो। उसको अगर ये फ्रैक्शन में है, उसको अगर डेसिमल से लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा उसको, 4 1 1.5 तो लिखूंगा। बात समझो, 1.5 में लोकेट करूंगा, भैया 1.5 तो यहाँ कहीं होंगे, है ना। इसका इसका फीलिंग ले लो। फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो इंटीजर होता है ये नंबर से छोटे, इससे छोटे तो सैकड़ों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कितने इन्फाइनाइटली मैनी है। लेकिन इनमें से ये जो नंबर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है भैया, इससे छोटा नंबर लेना है। डेफिनेशन क्या था, this is the greatest integer defined by this the greatest integer less than or equal to x। इस नंबर से छोटा या फिर बराबर नंबर ही लेना पड़ेगा। इस नंबर से तो छोटा तो इतने नंबर है, इसीलिए ग्रेटेस्ट कहा गया। ये जो छोटे में से बड़ा कौन है, उससे नीचे ये बड़ा है ना, ये तो उससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन है भैया, 1 है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल माई स्टूडेंट्स? हाउ वी आर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, मान लो 7/2 का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। व्हाट आई विल डू, मैं इस फ्रैक्शन को हटा दूंगा, तो डेसिमल से लिखूँ ना इसको, ये 3 पॉइंट कितने आएंगे, 3.5 तो आएंगे ना इसको, है ना। 3.5 को लोकेट कर लो भैया, ये 3.5 तो यहाँ कहीं आएंगे, है ना। और मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है भैया, इस नंबर से छोटा नंबर मुझे लेना है, बहुत सारे छोटे नंबर लेना है भैया। 3.5 से तो इतने नंबर छोटे हैं, कौन सा लें ये पता होना। ये डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट, इस छोटे में से बड़ा इंटीजर कौन है, यही है। छोटे में से देखो, ये तो इसलिए फ्लोर फंक्शन बच्चे को ये तो ये पसंद है। कई लोग पूछते हैं सर ग्रेटेस्ट क्यों लिखा, हम तो इससे बड़ा लेना पड़ेगा। नहीं जी, डेफिनेशन कहता है उसके बराबर या फिर उसके नीचे का जो इंटीजर है ना वही लेना होता है, ये डेफिनेशन है। तो ग्रेटेस्ट इसलिए कहा गया है, उस नंबर से छोटा इंटीजर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे में से जो बड़ा इंटीजर है वही लेना होता है। कौन है वो, 3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ आई एम वर्किंग। सर आप सिर्फ इसमें क्यों ले रही हो, आप माइनस में अगर मैं ले लूं, देखो अगर ये मेरा नेगेटिव होता
तो क्या मैं लिखता, देखो -3.5 कहाँ है, यहाँ है ना, -3.5 तो यहाँ है, और इससे छोटा मुझे कंसिडर करना है ना, इससे छोटा मतलब नीचे जाना है, नीचे जाना है ना। फ्लोर फंक्शन तो यही है, नीचे जाना है। और नीचे में से कितने सारे छोटे नंबर, छोटे इंटीजर है, लेकिन इनमें से बड़ा इंटीजर कौन है, यही तो है ना, -4। समझ रही हो, समझ रही हो? ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल, अगर -3/3 लिखता हूँ, क्यों 3/-2 अगर मैं लिखूँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे बताओ, अगर बोल रही हो। पहले इसको तोड़ दो, ये क्या आएंगे, -1.5 तो आएंगे। -1.5 यहाँ जाके लोकेट कर लो, कहाँ है, ये तो है ना 1.5, ये हुआ -1.5। इससे छोटे नंबर मुझे लेना है, लेकिन इससे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन छोटे में से बड़ा कौन है, -2, तो उसको ही तो लेना पड़ेगा ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी रियल नंबर। ओके, अभी कुछ मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन कर दूंगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसको आप अगर मुझे बताओ कि भैया 8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 8 का फ्रैक्शनल पार्ट 8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 है ना। और ये एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आएंगे, बन के 0 आ गई कि नहीं आ गई। ये तो आसान सा है, लेकिन मुझे बताओ कि 7/2, 7/2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है भैया, डेफिनेशन कहता है 7/2 माइनस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7/2, यही तो लिखेंगे। और अब मुझे बताओ 7/2 तो 7/2 रहेंगे, माइनस इसका क्या है, इसको मैं कैसे लिख दूँ, इसको तो मैं 3.5 तो लिखूंगा। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 3 है ना। तो अब मैं एलसीएम ले लूँगा, 7 - 6/3 दैट इज इम्प्लिक्स 1/3। फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शन से आ सकते हैं ना, किसने बोला ये कि इंटीजर आएंगे ना जी। फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन तो यही है, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन x एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ऐसे आप एग्जाम्पल कई सारे कंस्ट्रक्ट करके आप अपना काम कर दो, और कितने आप प्रैक्टिस करोगे वो तो आपको पता है, बस मैंने आपको सही रास्ता दिखा दिया। बस यहाँ से मेरी जो जर्नी नंबर थ्योरी ख़त्म हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ, पहले ही बताया। लेकिन मेरी जो मंडे से आएंगे कॉम्प्लेक्स के ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स के जो नेट के गेट के जो जितने सारे सिलेबस हैं उसके ऊपर सही से काम करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें यूज होंगे एनालिसिस में, वो इतना ही यूज होंगे जितना मैंने 9 से 8 8 से 7 शायद मेरे लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें एनालिसिस में सब में जगह जगह यूज करूँगा। इसीलिए इस पार्ट को मैंने पहले ही लिया, नहीं तो मैं तो ले जाता ना रियल एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑब्स्ट्रैक्ट में कुछ भी ले सकता, मुझे तो आता है। लेकिन उससे मेरा तो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपका भी बेनिफिट कुछ भी नहीं होता। लेकिन
मैं जानता हूँ कि लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, रास्ता क्या है, किस चीज़ को हम पढ़ने से और कहाँ हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वो मैं जानता हूँ ना। इसीलिए मैंने उसके ऊपर बहुत टाइम खर्च किया है। ठीक है, अब हमारी जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता अब तैयार हो चुका है। अब हम हमारी एरोप्लेन को यहाँ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और एरोप्लेन को रनवे पे थोड़ी देर रनवे पे लेके जाएंगे, उसको थोड़ा दौड़ाएंगे, उसके बाद हम उड़ाएंगे। ठीक है, यही मेरा स्टाइल है, और आप भी ऐसे ही काम करते चले जाओ। आई विश यू all the very best. Thank you for watching my video.